हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और आप सबको पता है कि जो जीता है वो भी खुश है, जो हारा है वो भी किसी न किसी वे में खुश है। तो रिजल्ट का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि एटलीस्ट इस बारी ईवीएम मशीन्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि रिजल्ट्स कुछ इस तरह के हैं कि एटलीस्ट उनकी जान बच गई है। अब कौन सरकार बनाता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिकल कोई भी ना तो फेवर में ना अगेंस्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एटलीस्ट अपने चैनल पर डिस्कस नहीं करती हूँ। तो मैं पॉइंट लेकर आई हूँ कि क्या 75 ईयर्स का कोई पर्सन अगर हो जाए तो वो अपनी कंट्री में, हमारे इंडिया में, भारत में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, क्या ऐसा कोई लॉ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा है? वो चीज़ मैं डिस्कस करने आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, अच्छा ये टॉपिक मेरे माइंड में क्यों आया पहले ये बता दूँ आपको कि जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो जैसे सब लोग डिस्कशन करते हैं, तो मैंने भी अपनी फैमिली फ्रेंड से जब बात करी तो उनके मुंह से मेरे को ये कॉमन चीज़ सुनने को मिली, चाहे वो मेरे फैमिली वाले हैं चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि नरेंद्र मोदी जैसे अभी थर्ड टर्म के लिए अगर शपथ लेंगे तो 75 के जब वो हो जाएंगे तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर उसके नेक्स्ट जब आएंगे तब उनको जो है वो नहीं बन सकते, वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि किसी एक पर्सन ने इलेक्शन के दौरान अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी तो उस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा वो चीज़ें लोगों के माइंड में बैठ जाती हैं, जिनको एक्चुअली में नॉलेज नहीं होती कि हमारा जो लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है इन चीज़ों के लिए। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी चाहिए और एटलीस्ट लोगों को, जिन तक मेरी वीडियो पहुँचेगी, उनको ये क्लैरिटी ज़रूर आ जानी चाहिए कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई लगाता है किसी पर्सन के ऊपर कि जब वो 75 का हो जाएगा तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगी आर्टिकल 74, उसके बाद 75 बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे 84, जिनमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है, रोल है, वो कब पिक्चर में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि एड करेंगे, जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट बेसिकली हेड ऑफ द कंट्री होता है, उसको जो है वो एड करेंगे, एडवाइस करेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको हेड करेगा एक प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आता है प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड करेगा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को, ताकि ये सारे मिलकर हेल्प कर सकें, एड कर सकें या एडवाइस कर सकें प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपने फंक्शंस को जो है वो अच्छे से, जो है वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब आते हैं आर्टिकल 75 पे। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ही, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अब होता क्या है, हमारे दिमाग में सिर्फ ये पिक्चर है कि जो प्रेसिडेंट है ही इज जस्ट अ सिटिंग पर्सन, ठीक है, जो कि हर चीज पे हाँ हाँ बोलता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, ये हमारे दिमाग में पिक्चर होती है कि जो जिसकी गवर्नमेंट बनी है, जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, वही हेड है। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली आपको हर चीज पे जो भी लॉज बनते हैं, जो एक्शंस लिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, पोर्टफोलियो जब डिस्कस किए जाते हैं, ये सारी चीजें, तो इन सब के ऊपर मोहर तो हमारे प्रेसिडेंट की ही लगती है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा उन चीज़ों, जो भी उसके सामने आता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, जो भी चीज़ें उसके सामने रखी जाती हैं, अगर उसको कहीं पे डाउट आता है तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास या प्रधानमंत्री के पास जो है वो भेजता है कि इसको दोबारा रिकंसिडर किया जाए। उसके बाद वो अपनी जो है वो सहमति देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब इतने मिनिस्टर्स ने किसी चीज़ को एग्री करके आपके सामने भेजा है, प्रेसिडेंट के सामने, या प्राइम मिनिस्टर ने किसी चीज को आपके सामने एज ए एडवाइस करके आपको भेजा है, तो वो एग्री होता ही है। होता क्या है कि जब कोई पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो वो लोग अपना एक पर्सन डिसाइड कर लेते हैं जिसको वो अपना हेड मान लेते हैं कि इसको वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उस तरह से हम काम करेंगे, उसके अंडर हम एक तरह से काम करेंगे। अब आती हूँ आर्टिकल 84 पे, जो कि बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिकली ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए या आपको क्या एज चाहिए। यहाँ पे बात आती है
है कि आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी या क्या क्या क्वालिफिकेशन या कितनी आपकी एज होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर रहे हो तो आप जब पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हो तो वहीं से तो आप प्राइम मिनिस्टर बनकर जा रहे हो ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मेंबर बनने का है, ना कि प्राइम मिनिस्टर बनने का है। वो तो जब सहसम्मति से आप उस पार्लियामेंट के मेंबर हो, तो सहसम्मति से जब बाकी ने आपको सहमति दे दी कि हाँ आप हमें हेड कीजिए, आपके अंडर हम काम करेंगे, तब वो आप बन ही जाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका पार्लियामेंट में बैठने का। एज लिमिट की स्पेसिफिकली बात करूं तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका 25 साल का होना जरूरी है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका 30 साल का होना जरूरी है। तो कहीं पे भी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 75 इयर्स का अगर हो जाएगा तो उसके बाद वो ऑफिस में नहीं रह सकता या उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस प्रोविजन से क्लियर हो जाता है कि ऐसा एज को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई काबिल लीडर है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन कि उसको वहां से हटा दिया जाए जस्ट बिकॉज कि उसने वो 75 इयर्स का जो है वो एज अपनी पूरी कर ली है। तो इसीलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ये जो 3rd टर्म उनका चलेगा अगर उसको भी पूरा करते हैं, उसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म के लिए भी अगर वो आते हैं तो वो एलिजिबल हैं, वो बन सकते हैं। वो तो ये जो फॉल्स नैरेटिव, फेक स्टेटमेंट्स जब कोई मिनिस्टर दे देता है, ये वाला स्टेटमेंट मेरे ख्याल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि जो बीजेपी है ये इनका रूल है कि ये 75 से ऊपर किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, तो क्या किसी को टिकट नहीं देते। तो इंटरनली पार्टीज आपस में क्या रूल्स बनाती हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। और ये हम सबके लिए है, क्योंकि सबके मन में इच्छा होती है कभी ना कभी कि अच्छी पोजीशन पे बैठना है, हमें कुछ देश के लिए करना है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि ऐसे 75 वाला ऐसा क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है, प्रोविजन ऐसा नहीं है। और साथ में ये भी बता दूं कि ये जो फॉल्स नैरेटिव्स आते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स आती हैं, एक बार खुद भी चेक जरूर कर लिया करो। फेक न्यूज पे अगर आप रिलाय करोगे या किसी के फेक स्टेटमेंट्स पे जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्शन के दौरान ऐसे कैंपेन कर रहा है, मतलब मुझे तो खुद को हैरानी हुई ये सोच के कि सेम चीजें 2-4 लोगों ने जब मुझे बोली तो मुझे लगा कि ये तो सभी एक ही चीजें सोचे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। तो अब उसने आगे ये भी कहा था केजरीवाल ने कि ये बीजेपी वालों का अपना रूल है, उसने ये जरूर कहा था, मैंने ये चीज सुनी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आगे वो कुछ नहीं सुना, उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि 75 के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब वो उनके माइंड में आ गया कि 75 का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और वो वही चीजें जो है वो दोहरा रहे हैं। तो कितना वो फॉल्स नैरेटिव उनके माइंड में बन गया है, वो चीज फिर अफेक्ट करती है। बाद में नहीं होगा तो फिर बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से चेंज कर लिया, अपने लिए चेंज कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आप सुनते हो, कहीं पे सुनते हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो उसको एक बार चेक जरूर कर लिया करो। अब तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं जहां से हम नॉलेज ले सकते हैं, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं उन फैक्ट्स को, उन सोर्सेज को, कि जहां पे लोग दावे करते हैं कि ये फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, एक बार उनको खुद से जरूर चेक करो। तो आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन एटलीस्ट इस पॉइंट को लेके, इस प्रोविजन को लेके क्लियर कर दिया होगा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और इसके अलावा मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं कहती हूँ, मैं भी अच्छे से स्टडी करती हूँ, पहले बुक से पढ़ती हूँ, ऑनलाइन रिसर्च करती हूँ, उसके बाद बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और किसको अपना नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हो वो कॉमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।